2005 से पहले फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी, उनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती थी, उनमें सिर्फ बेटों को हिस्सा दिया जाता था। बेटियों को सिर्फ फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। लेकिन 2005 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन चेंज कर दी और ये कहा कि जो फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, उनमें बेटियों को भी इक्वल राइट्स दिया जाए जितना बेटों को देते हैं। तो दोस्तों 2005 के बाद बेटियों को फादर की सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी इक्वल हिस्से मिलने लग गए। अब दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि आपको आपकी पीढ़ियों से मिलती हुई आ रही है, यानी कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ी की कोई प्रॉपर्टी होती है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो कि आपने अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में खुद कमाई होती है, यानी कि खुद अपने पैसों से खरीदी होती है, उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो प्रॉपर्टी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, वो अगर आपको विल के थ्रू मिली है, यानी कि आपके फादर ने विल करी है आपके नाम पे उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी को भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब आपके नाम पे हो गई है। तो दोस्तों अब करते हैं मुद्दे की बात कि क्या आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 के बाद अपनी बेटियों को हिस्सा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दोस्तों 4 कंडीशन होती है जिसमें आप अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दे सकते। अब उससे पहले, वो कंडीशंस बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप अपनी बेटियों को हिस्सा ही ना दें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फादर ये सोचते हैं कि हम बेटियों को उनकी शादी में जितना देना है दे देंगे, लेकिन जो बाकी बचा है वो आप मरने के बाद अपने बेटे को देना चाहें। तो दोस्तों इसी कंडीशन को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि आप बेटियों को हिस्सा किस प्रकार नहीं दे सकते। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है विरासत में, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है, और आप वो प्रॉपर्टी अपने तरीके से किसी को देना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप उसकी विल एग्जीक्यूट कर दीजिए, यानी कि उसकी वसीयत बना दीजिए कि आपको किसको वो प्रॉपर्टी देनी है। तो जब भी आप विल बनाएंगे, वसीयत बनाएंगे, और जिसके नाम की वसीयत बनाएंगे, वो प्रॉपर्टी उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपके जाने के बाद जो विल होगी वो ये डिसाइड करेगी ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने बेटे के नाम पे विल बनाना चाहते हैं तो बेटे के नाम पे विल कर दीजिए, और उसके बाद बेटी उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर पाएंगी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, यानी कि आपकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी की। आपको वो प्रॉपर्टी किसको देनी है, किसको नहीं देनी, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये 3 तरीकों से आप डिसाइड कर सकते हैं, 3 तरीकों से आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो होता है गिफ्ट के थ्रू, यानी कि अगर आपको अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को देनी है, फॉर एग्जांपल अपने बेटे को देनी है, तो आप अपने बेटे के नाम की गिफ्ट डीड बना दीजिए उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कि ये प्रॉपर्टी मैंने गिफ्ट कर दी अपने बेटे को। और जो दूसरे तरीके से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी सेल्फ एक्वायर्ड, वो होती है विल के थ्रू, यानी कि वसीयत के थ्रू। अगर आपके जाने के बाद आपको वो प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है किसको देनी है, तो आप एक विल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वसीयत भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को देनी है तो आप उसके नाम की विल बना सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है ट्रस्ट के थ्रू। आप एक ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट में आप अपने बेटे का नाम दे दीजिए कि ये प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे को ही जाएगी। तो दोस्तों ये जो 3 तरीके होते हैं, इन तीनों तरीकों से आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को भी अपने बेटे के नाम कर सकते हैं, और आपके जाने के बाद कोई भी उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता। दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है रिलिंक्विशमेंट डीड। अब रिलिंक्विशमेंट डीड में क्या होता है कि जो बेटी होती है, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना शेयर त्यागना चाहे, यानी कि शेयर छोड़ना चाहे और किसी और के नाम पे करना चाहे, तो वो इस डीड के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बेटी आपके बेटे के नाम पे अपना शेयर करना चाहती है, तो उस कंडीशन में आप एक रिलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हैं और इसे प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा, जब भी आप रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाएं, एग्जीक्यूट करवाएं, तो विटनेस के तौर पे आप अपनी बेटी के हस्बैंड के साइन ले लीजिएगा या फिर बेटी के बच्चों के साइन ले लीजिएगा, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आपकी बेटी के बाद आपके बेटी के हस्बैंड या फिर बेटी के बच्चे उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर मांगे।
तो दोस्तों जो फोर्थ कंडीशन होती है वो कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल होती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया या यूपी हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है फादर की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विवाहित बेटियों का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि उन्हें क्लास फर्स्ट लीगल हेयर नहीं माना जाता। तो यानी कि अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है और आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें आपकी बेटी का शेयर नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो। और अगर ऐसी बात है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे लीगल अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहे। थैंक यू सो मच।